सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास का विषय है हिंदी। हिंदी में आज कुछ शब्दों को लिया गया है जो देखने में लगभग लगता है कि उनका एक ही अर्थ होगा, लेकिन वास्तविक रूप से उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। तो कुछ ऐसे ही शब्दों को आज चुना है और आइए देखते हैं। आज का विषय है हिंदी व्याकरण। पहला शब्द लिया है लज्जा, और इसी से जुड़ा हुआ एक शब्द और है मिलता जुलता, संकोच। अब देखने में तो ये लगता है कि दोनों के अर्थ लगभग एक से ही होंगे, लेकिन नहीं भाई, थोड़ा अंतर है। वो क्या है वही देखेंगे आज। एक स्वाभाविक गुण, लज्जा जो है इसका अर्थ क्या है? एक स्वाभाविक गुण जो अमूमन स्त्रियों में देखने को मिलता है। दूसरा रहा संकोच, किसी कार्य के करने में हिचक, किसी कार्य के करने में हिचक। संकोच का अर्थ क्या है? किसी कार्य के करने में हिचकिचाहट का होना, ये संकोच। तो इन दोनों का अर्थ समझ में आया। ऐसे ही अगला नंबर लिया है, वो है आमंत्रण, और इसी से मिलता जुलता दूसरा शब्द है निमंत्रण। अब ये दोनों के अर्थ वाकई अलग अलग है। क्या है अलग? इसका अर्थ है किसी शोभा अवसर पर सम्मिलित होने की प्रार्थना। और निमंत्रण का अर्थ क्या है? भोजन आदि के अवसर पर बुलाना, के अवसर पर बुलाना। दोनों शब्दों के अर्थ समझना है और दोनों समझ में आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है किसी शुभ अवसर पर, तो कवि सम्मेलन, कवि सम्मेलन में आप सादर आमंत्रित हैं, सादर आमंत्रित हैं। तो ये आ गया आमंत्रण का मतलब। अब यहां पर निमंत्रण या निमंत्रित शब्द नहीं लिखा जाएगा। कवि सम्मेलन में आप सादर आमंत्रित हैं। क्लियर हो गई? ऐसे ही अगला एक शब्द लेते हैं उत्साह, और इसी से मिलता जुलता एक शब्द है साहस। अब इन दोनों के भी अर्थ अलग अलग है। इसका अर्थ है आनंद युक्त, उत्साह का अर्थ है आनंद युक्त भाव, जो मन को, आनंदित भाव जो मन को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। तो उत्साह क्या है? एक भाव है, और वो क्या भाव है? आनंद युक्त भाव, जो मन को कार्य करने के लिए प्रेरित करता हो। ये तो रहा भाई उत्साह का अर्थ। जैसे सफलता तो तभी मिलती है जब मन में उत्साह हो, यानी आनंद युक्त भाव किसी भी काम को करने के लिए। और साहस में क्या होता है भाई? इसका मतलब समझो, दुख मिलने
पर दुख मिलने पर सहन करने की क्षमता, ये रहा साहस। तो ये जो तीन अलग अलग जो पेयर लिए हैं शब्दों के, आमंत्रण, निमंत्रण, लज्जा, संकोच, उत्साह, साहस, ये आपकी समझ में ठीक से आ ही गए होंगे। अब इनके आगे लेते हैं और कुछ शब्दों को। वो कौन कौन से शब्द हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, एक क्लास में सारे तो शामिल नहीं किए जा सकते, लेकिन जितने भी किए गए हैं वो बड़े उपयोगी हैं। अब लेते हैं अगला। अगला लिया है ईर्ष्या, और इसी से जुड़ा हुआ एक शब्द है द्वेष। अब ये दो शब्द हैं, देखने में तो ऐसा लगता है कि इनका एक ही अर्थ होगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर दोनों में है। वो क्या है, यही आज की क्लास में हमको समझना है। दूसरे की उन्नति, ईर्ष्या का मतलब क्या है, दूसरे की उन्नति देख मन में जलन पैदा होना। ठीक है भाई, दूसरे की उन्नति को देख के अगर कोई व्यक्ति मन ही मन जलता है तो ये क्या है, ईर्ष्या है। और द्वेष क्या है, सकारण शत्रुता का भाव, है ना। किसका भाव, शत्रुता का। जैसे दुर्योधन पांडवों से क्या रखता था, द्वेष, यानी शत्रुता का भाव। और यही कारण था कि कौरवों का पूरा नाश हो गया। और यहां जो ईर्ष्या शब्द है, दूसरे की उन्नति देख मन में जलन पैदा होना, यहां पर दूसरा मीनिंग हो गया। द्वेष का अपना अलग अर्थ है, ईर्ष्या का अपना अलग अर्थ है। ऐसे ही अगला लेते हैं उद्यम और उद्योग। ये दो शब्द हो गए। अब इनको भी समझे। उद्यम का क्या मतलब है, कार्य करने के लिए, कार्य करने के लिए तत्पर भाव, कार्य करने के लिए तत्पर भाव उद्यम का मतलब है, यानी मेहनती। जो उद्यमी होगा वो कार्य करता ही होगा। तो यह कह रहा है कार्य करने के लिए तत्पर भाव। और उद्योग का मतलब क्या है, कार्य करने के लिए निर्मित वस्तु विशेष, कार्य करने के लिए निर्मित वस्तु विशेष। बहुत सारे उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं, छोटी छोटी चीज़ें बनाते हैं, है ना। इस्पात उद्योग है, ताला उद्योग है ना, खेल के सामान का उद्योग है। तो वहाँ क्या हो गया, निर्मित वस्तु विशेष। अब लेते हैं भाई अगला शब्द, चेष्टा। और इसी से मिलता जुलता शब्द है अभ्यास। चेष्टा का मतलब है प्रयास पूर्वक कार्य करना, प्रयास पूर्वक कार्य करना। और अभ्यास का मतलब है मानसिक या शारीरिक श्रम, मानसिक या शारीरिक श्रम।
ऐसे ही अगला शब्द लेते हैं अहंकार, और इसी से जुड़ा हुआ दूसरा है अभिमान। अहंकार और अभिमान, अब इन दोनों में अंतर समझेंगे। अहंकार का मतलब है अपने गुणों को, अपने गुणों को अधिक समझकर घमंड करना। किसी व्यक्ति में कोई भी अगर गुण है और उस गुण के आधार पर वो अपने आप को बहुत ज़्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहा है और घमंड कर रहा है, तो भैया ये शब्द इसके लिए उचित रहेगा अहंकार। और अभिमान का क्या अर्थ है? स्वयं को बड़ा और दूसरों को छोटा समझना। अभिमानी व्यक्ति अगर है तो समझ जाओ उसमें क्या गुण है, स्वयं को तो बड़ा समझ रहा है और दूसरे को छोटा समझ रहा है। तो अभिमान और अहंकार ये सारे शब्द हैं जो रोजाना प्रयोग होते हैं, लेकिन हमें इनका वास्तविक अर्थ अगर सही तरीके से पता नहीं है तो फिर अर्थ का अनर्थ होता ही रहता है। तो इसलिए इनको समझना भी जरूरी है, और विशेषकर जो भाई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको तो बहुत ही ज़रूरी है। अब लेते हैं अगला शब्द। अगला शब्द है आज्ञा, और इसी से मिलता जुलता एक शब्द हो गया आदेश। अब इन दोनों का अर्थ समझना है। आज्ञा का क्या अर्थ है? बड़ों द्वारा छोटे यानी छोटों से कुछ कहना, ये आज्ञा के भाव में होता है। परिवार में होते हैं बड़े, छोटों से कुछ कहते हैं, वो उनकी आज्ञा हो गई, उन्होंने आज्ञा दी है किसी कार्य को करने के लिए। आदेश क्या है? आदेश का मतलब है अधिकारी द्वारा दी गई आज्ञा। मान लो एक उच्च अधिकारी अपने क्लर्क को आदेश देता है लेटर टाइप करने के लिए, ठीक है, जो भी कह रहा है वो उसकी आज्ञा नहीं बल्कि आदेश की श्रेणी में आएगा, वो उसका आदेश है। ऐसे ही एक शब्द है आदि, और इसी से मिलता जुलता है व्याधि। अब इसको भी समझें, बिल्कुल अलग अलग अर्थ लिए हुए हैं ये शब्द। आदि का मतलब मानसिक पीड़ा या कष्ट, है ना। जैसे एक शब्द आता है घुटन, चिंता, ये किस श्रेणी में आएंगे? मानसिक पीड़ा में, कष्ट में, तो इसको कहेंगे आदि। और व्याधि क्या है? शारीरिक कष्ट। शारीरिक कष्ट को क्या कहेंगे? व्याधि। तो ये भी समझ में आया। अगला शब्द लिया अपराध, और एक शब्द लिया है पाप। अपराध और पाप। अपराध का क्या मतलब है? सामाजिक एवं सरकारी कानूनों का उल्लंघन। अपराध तब होगा जब वो सामाजिक और सरकारी कानूनों का उल्लंघन करता हो।
उस श्रेणी में जो भी आएगा वो अपराध होगा और करने वाला अपराधी होगा। अब ऐसे ये था पाप। पाप का क्या अर्थ है? नैतिक एवं धार्मिक नियम तोड़ना। किसी भी समाज में पहले से ही विद्यमान होते हैं कुछ उस समाज के नैतिक नियम। अगर वो नियमों को तोड़ता है तो वो किस श्रेणी में आएगा? पाप की श्रेणी में। बहुत सारे हर एक समाज में अलग अलग, भारत में या भारत के बाहर, तो जिस समाज में जो नैतिक नियम निर्धारित कर दिए गए हैं अगर वो तोड़ेगा तो भाई वो पाप की श्रेणी में आएगा। जैसे झूठ बोलना। अब झूठ बोलना क्या है? पाप है, एक नैतिक नियम है, समाज में पहले से ही विद्यमान है कि भाई झूठ नहीं बोलना है, अब बोल रहा है तो वो पाप की श्रेणी में आएगा। तो ये तो रही बात इन शब्दों की। अब चलते हैं कुछ इसी प्रकार के और शब्दों की ओर। एक शब्द है अमूल्य और दूसरा है बहुमूल्य। इसका भी अर्थ समझें। अमूल्य का अर्थ है जिस वस्तु का मूल्यांकन न किया जा सके, मतलब ये है कि हम आकलन लगा ही ना सके कि भाई इसका क्या मूल्य होगा। जैसे मान लो किसी ने ऐसी परिस्थिति में सेवा की किसी की, है ना, और जो बदले में यानी उसके बराबर कोई बैठा ही नहीं रहा है, तो वो उसकी सेवा का जो मूल्य है वो भैया क्या है? अमूल्य है। अब बहुमूल्य क्या है? जिस वस्तु का मूल्य वास्तविक मूल्य से अधिक आंका जाए। जिस वस्तु का मूल्य वास्तविक मूल्य से अधिक आंका जाए तो वो हो गई चीज बहुमूल्य। दोनों का मतलब समझ में आया, अमूल्य का भी और बहुमूल्य का भी। इसी तरह शब्द है तृप्ति और एक शब्द है संतोष। तृप्ति और संतोष। अब इस तृप्ति का क्या मतलब है? यथेष्ट प्राप्ति पर इच्छा पूर्ण हो जाना। यथेष्ट का मतलब जिसकी इच्छा की थी और वो मिल गई। अब वो इच्छा जिस वस्तु के लिए की या जो भी रहा हो और वो मिल जाती है और फिर वो पूर्ण हो गई। अरे भाई जिसकी इच्छा की वो चीज मिल गई। यथेष्ट का मतलब जिसके लिए कामना थी उसकी कि भाई हमको वो चीज मिलनी चाहिए, तो ये तो हो गई भाई तृप्ति। अब मिल गई, अब उसे संतुष्टि मिल गई, भाई ठीक है मैं तृप्त हो गया। लेकिन ये संतोष का मतलब क्या है ये भी देखें। जितना प्राप्त हो उससे अधिक न चाहते हुए उसी में प्रसन्न रहना। अब संतोष का क्या मतलब है? जो हमारे पास चीज मौजूद है, चाहे वो कुछ भी हो, उससे ज्यादा न चाहते हुए, यानी हमको और इससे ज्यादा नहीं चाहिए, जो मिला है वो हम उसमें खुश हैं। तो ऐसी स्थिति को क्या कहेंगे भैया? संतोष कहेंगे। कि भाई संतोषी प्रवृत्ति का व्यक्ति है,
क्योंकि इसको जो है उसमें खुश और अधिक नहीं चाहिए। और कहा भी जाता है संतोषी सदा सुखी, जो संतोषी है वो सुखी भी रहता है। तृप्ति और संतोष दोनों समझ में आए। अमूल्य और बहुमूल्य। अमूल्य जिस वस्तु का मूल्यांकन ही न किया जा सके। अगला आता है शब्द मंत्रणा और परामर्श। ये दो शब्द, मंत्रणा और परामर्श। अब मंत्रणा का क्या अर्थ है? गुप्त रूप से परामर्श करना। मंत्रणा का क्या मतलब है? गुप्त रूप से परामर्श करना। और परामर्श का क्या अर्थ है? किसी विषय पर विचार विमर्श कर राय देना। कोई भी विषय हो, अगर उस पर विचार किया जा रहा है और विचार विमर्श करने के बाद जो राय बन रही है, ठीक है ना, उस राय को कहेंगे परामर्श। और मंत्रणा का मतलब क्या हुआ? गुप्त रूप से परामर्श करना। जैसे राजनीतिक पार्टी होती है तो वो अपना शासन संबंधी बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारे कदम ऐसे होते हैं जो उठाने से पहले उनकी मीटिंग होती है, मंत्रणा होती है भाई। तो वो जो गुप्त मंत्रणा है, वो गुप्त रूप से जो भी सलाह हो रही है, परामर्श हो रहा है, वो सब क्या कहलाती है? मंत्रणा। परामर्श किसी विषय पर विचार विमर्श। हमें शब्दों का अर्थ ही समझना है आज की क्लास में। अब तक हम कई शब्दों को समझ चुके हैं। चलो एक दो शब्द और लेते हैं। अब आता है अगला शब्द निर्बल, और एक शब्द है दुर्बल। निर्बल और दुर्बल देखने में तो एक जैसे ही लग रहे हैं अर्थ, लेकिन अंतर है भाई। क्या है? निर्बल के सामने जिसमें उपयुक्त शक्ति की कमी हो, जिसमें उपयुक्त शक्ति की कमी हो। अब यहाँ पर तो बात तुलनात्मक हो गई, जैसे बकरी और शेर। तो शेर के सामने बकरी की हालत क्या है? निर्बल है, क्योंकि उसमें उपयुक्त शक्ति की कमी है, अगर तुलना कर रहे हैं तो। और दुर्बल में क्या होता है? जिसमें रोग आदि के कारण शक्ति में कमी, शक्ति में कमी हो। रोग के कारण किसी व्यक्ति के अंदर शारीरिक दुर्बलता आ गई, कमी हो गई, तो वो दुर्बल कहलाएगा। और निर्बल में देखा जाए जिसमें उपयुक्त शक्ति की कमी हो, वहाँ रोग की बात नहीं कर रहे, ठीक है। यहाँ कोई रोग के, एक राजा है, दूसरे राजा के सामने निर्बल है, क्योंकि एक के पास सैन्य शक्ति ज़्यादा है, दूसरे के पास सैन्य शक्ति कम है। तो अगर तुलनात्मक रूप से देखा जाएगा दोनों राजाओं के बीच में, तो एक निर्बल हो गया। ऐसे एक शब्द है शंका, और दूसरा है शब्द आशंका। आशंका और शंका का मतलब तो हो गया संदेह, डाउट। और आशंका मतलब क्या है? भविष्य में होने वाले अमंगल की संभावना। आशंका का क्या मतलब है? कि भाई भविष्य में उसे डर लग रहा है, ये
ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है, तो वो है आशंका। और शंका तो संदेह होता है। तो दोनों शब्दों में फर्क। ऐसे कुछ शब्द आज लिए। अब हिंदी में ये जो मुझे आज लगा कि भाई ये शब्द जानने, इनके अर्थ जरूरी हैं, तो मैंने इससे संबंधित जो भी जानकारी थी, जिनको जुटाया, मैंने आपको शेयर किया। तो आज की क्लास भाई यहीं छोड़ते हैं और फिर कल मिलते हैं। इसी विषय को आगे बढ़ाएंगे, इसी विषय में अभी और अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं छोड़ते हैं, मिलते हैं फिर कल। तब तक आप यूं ही जुड़े रहिए और वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।